इस पूरे 75 सालों में सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ज़ियाउल हक का बताते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने ये नोट किया कि 71 की वॉर के बाद समझो डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 1980s पाकिस्तान वॉज रिचर दैन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इन 1980s पाकिस्तान वॉज रिचर दैन इंडिया, व्हाट हैपेंड। कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी थी। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। और इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। पर आज जब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, और 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान IMF के पास गया है 12 बार एक लोन मांगने के लिए। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. और इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास बस एक बार गया है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1988 के पहले पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा था कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, और ये सच है। 1960 से 1980s के दौरान पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1980s में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ थी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम थी। पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है, और कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, जिसकी 1971 में पाकिस्तान की इनकम के आधे से भी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। तो एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से आगे थी, पर अब सिचुएशन बहुत अलग है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इतना पीछे है इंडिया से? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 के पहले जाना होगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज हैं बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक डिजास्टर्स में से एक था, जिसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, पर आज कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इस चीज के लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की पॉलिसीज भी थी, जिसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज गरीब इंडियन से छीनी जा रही थी, ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अंग्रेजों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बस करीब 1% थी हर साल की। इसके पीछे कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी उस समय मोस्टली एग्रीकल्चरल थी, और इसके बावजूद अंग्रेजों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने इंडियंस की ह्यूमन पोटेंशियल पर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत कम पैसा डाला गया, जिसकी वजह से दुनिया में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे कम में से एक थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच थी, जिसकी वजह से जब दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली तब दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कई सालों की स्लो ग्रोथ रेट को चेंज करने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड्स में बहुत सिमिलर थी। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज में सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। या सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट्स डिसाइड करती हैं। पर लेट 1950s के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर करने लगी। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान नून तक अपने इंडिपेंडेंस के पहले 11 साल में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये सिलसिला थमा 1958 में, जब आयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। अब चाहे इस मिलिट्री रूल के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, जिनके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी, पर आयूब खान के रूल में एक पीरियड सेट हुआ जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए
गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से 1960s के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी। इस समय के दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और कई और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इस समय पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिला था। पाकिस्तान ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेहतर राइस और व्हीट सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, जिसकी वजह से 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा थी। अपने बजट को ढंग से मैनेज करना कंट्रीज के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, और इस चीज के लिए आपको हेल्प करेगा वन कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो आपको उनकी ऐप में डिटेल स्पेंड एनालिसिस ही नहीं बल्कि एडवांस कंट्रोल्स भी देता है। ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी है। ये फिजिकल वन कार्ड पूरा मेटल का बना है और इसके साथ आपको अपने फोन में एक वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा, जिसके साथ आप अपने एक्सपेंसेस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको हर स्पेंडिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप कभी भी कैश में रिडीम कर सकते हो और ये पॉइंट्स कभी एक्सपायर भी नहीं होते। इस वन कार्ड के कई और भी फीचर्स हैं, जैसे स्वाइप टू पे, जिससे आपको ट्रांजैक्शन के लिए OTP डालने की जरूरत नहीं है, और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे बस 1% का ही फॉरेक्स चार्ज लगता है। फिर आप वन कार्ड के फैमिली फीचर के साथ अपनी क्रेडिट लिमिट अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनको अपना खुद का वन कार्ड और ऐप भी मिलेगी। वन कार्ड एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड नहीं है, बल्कि एक क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको कई ऑफर्स मिल रहे हैं। तो अपने लिए भी एक ऐसा कार्ड मंगवाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप वन कार्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब वीडियो पर वापस आते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए। ये एड है 1960s से और एक उदाहरण है कि आयूब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही थी। मिड 1960s में पाकिस्तान में करीब 180 यूनिट्स थे जो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, और कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। ये चीज हमें देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो यूएस को सपोर्ट देंगे सोवियत यूनियन और यूएस के बीच कोल्ड वॉर के दौरान। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले यूएस से। जैसे इस चार्ट को देखिए, जहाँ हम देख सकते हैं कि 1960s के दौरान पाकिस्तान को कितना एड मिला यूएस से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट के लिए। ये हैं राजा जी, जो एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, पर 1960s में उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, क्योंकि जहां राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी खोल दी जाए, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल चाहते थे। अब जहां आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी दूसरे देशों के साथ, वहीं इंडिया की इकोनॉमी और बंद हो रही थी। इंडिया की सरकार ने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई 1960s में। इस ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडियन सरकार का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ्स, सब्सिडीज और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस अपनाई, जिससे ना बिजनेसेस इंपोर्ट कर सकते और ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वही ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मिलिट्री जनरल की हाँ ही चाहिए, जबकि इंडिया में कुछ भी काम करवाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए भी आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से जहां 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6%, इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%, पर 1970s में कुछ हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन चेंज हो गई। Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. उस समय पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहां कई टेक्सटाइल मिल्स जिससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और उस पैसे के खर्चे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में डाले जा रहे थे। आयूब खान के 10 साल के रूल के बाद जहां वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 500 रुपए थी, ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 300 रुपए थी। इसके अलावा आयूब खान ने कई ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करी जिससे ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जैसे जहां वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी बेच सकते थे, पर वेस्ट पाकिस्तान में आपको लोकल प्रोडक्ट्स ही मोस्टली मिलते।
और ये बस एक ही कारण था, ऐसे और कई कारण थे जिसने दिखाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहा था। जैसे लैंग्वेज, इन कारणों की वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. जिसके बाद अयूब खान पावर से चले गए और उनको रिप्लेस किया गया याया खान ने, और उसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालीज को बचाने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना तंग आ गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस में याया खान बहुत बुरी तरह हार गए। पर याया खान ने ये हार मानी नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि ये हार फेक न्यूज की वजह से है। उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गए और इंडियन सरकार डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो गई। 1971 में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। अब इतनी बड़ी वॉर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस जंग की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है करीब $10 बिलियन पर। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जहां बंगाली लोगों ने अपनी जूट फैक्ट्री सेटअप करी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, जिसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह नेशनलाइज हो गई। और जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज फिर पाकिस्तान छोड़ गई, जैसे दाऊद्स यूनाइटेड स्टेट चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट और हबीब्स यूरोप पर फोकस करने लग गए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ग्रो कर सके और हम ऐसा ही कंटेंट बना सके। जहां 1960s में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रही थी, 1970s में उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन फेस करी, जहाँ हर साल दाम 15% तक बढ़ रहे थे। अब इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने कई बिजनेसेस नेशनलाइज कर लिए थे, पर फॉर्चुनेटली इंडिया इस चीज से रिकवर कर पाया, पर पाकिस्तान नहीं। फिर दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिस्क। जैसे 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद जिया उल हक ने, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और उनको जेल में डाल दिया और 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। पर जिया उल हक का रूल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जो जिया उल हक ने कम करने की कोशिश करी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पर दूसरी चीज जो जिया उल हक ने करी वो थी पाकिस्तान इकोनॉमी में इस्लाम को बढ़ावा देना, जिसको बुलाया गया इस्लामाइजेशन। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. बांग्लादेश के बनने के बाद जिया उल हक मानते थे कि इस्लाम बहुत जरूरी है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस्लाम की तरह सेटअप करने की कोशिश करी, जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार बैंक्स के बैलेंसेस से 2.5% काटने लग गई और गरीबों में बांटने लग गई ज़कात कमेटीज के द्वारा। इस इस्लामाइजेशन के जरिए जिया उल हक मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते थे, और ये कुछ हद तक काम भी किया, क्योंकि कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करने लग गए और उधर से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान वापस भेजने लग गए। इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इम्प्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गई। पर इस इस्लामाइजेशन का एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, जो हमें देखने को मिला 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, और पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में, और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलट पुलट होती रही। 1988 में जिया उल हक मारे गए और फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और कू किया, और 1988 और 99 के बीच
पाकिस्तान की 9 सरकारें थी। जिया उल हक की इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट करती, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। इस चीज की वजह से वायलेंस बढ़ा पाकिस्तान में और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया। फिर लगातार मिलिट्री कूज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में 2 चीजें हुई। पहले कि मिलिट्री उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गई। आप शायद विश्वास नहीं करोगे पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट 2 मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं। दूसरा मुद्दा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बस कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए जो पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री से क्लोज थे। जैसे ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस में से एक, जिनका एक बहुत अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। आप क्या गेस कर सकते हैं उनका मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी। शुगर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है और मानो हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। इनफैक्ट करंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार कई पैसे खर्च करती है इन शुगर मिल्स को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। और बॉर्डर के उस पार ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल में थी। 1980s में इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सिख जेनोसाइड भी हुई। और इस पूरे टाइम के दौरान इंडियन इकोनॉमी एक लाइसेंस राज पर थी, जहां एक छोटा सा काम करवाने के लिए भी आपको कई सरकारी कर्मचारियों से मिलना पड़ता। इस वजह से कई कंपनीज बंद भी हुई। जैसे 1977 में कोका कोला इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई जब सरकार ने उनको अपना कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए करीब 80 सरकारी एजेंसी से बात करनी पड़ती। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे एयर इंडिया एविएशन में, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एम्बेसडर क्लासिक takes on anything. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उनको 3 साल लगे और 50 बार सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ा। पर ये चेंज हुआ 1991 में और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट प्रेजेंट किया जिसने इंडियन इकोनॉमी का पूरा रूप बदल दिया। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कंपनी खोलना आसान हो गया और चीजों के दाम भी कम हो गए। जहां 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, 20 सालों के अंदर ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा हो गई। इस चीज से हमें सीख मिलनी चाहिए कि इंडिया इतना डेवलप कर पाया क्योंकि हमारा फोकस रिलीजन या फिर जियो पॉलिटिक्स पर नहीं था, बल्कि हमारा फोकस था इकोनॉमी पर। जहां हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को और ओपन करना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है। पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हमारी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक इकोनॉमी फोकस में रहेगी। और ये बस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी भी है। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी की और किस वजह से पाकिस्तानी सरकार को IMF से लोन लेने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वन कार्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जी जनाब, बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत कम वक्त में पूरा एक जायचा खोल के रख दिया इन्होंने कि क्या लॉजिक थी, क्या वजह थी, क्या मतलब फ़ैसले थे जिसकी वजह से हुआ। अच्छा, सबसे ज़्यादा हम जब पाकिस्तानी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा दो चीज़ें, मैं एक चीज़ तो ये सोच रहा हूँ कि किस दौर के लोगों ने थोड़ा सा अच्छा पाकिस्तान देखा, वालिदैन ने या दादा दादी ने, कौन से लोगों ने पाकिस्तान अच्छा वाला देखा था। एक ये चीज़ मैं सोच रहा था कि बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बड़ी चीज़ें अच्छी थी, बड़ा मतलब सस्ताई थी। पिछले लोग जो हैं हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ ही कर रहे होते हैं कि बहुत बेहतर थे मामला। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब भी पाकिस्तानी इस मामलात पे डिस्कस कर रहे होते हैं, जब इस तरफ बात चली जाए कि क्या हुआ, क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ, किस दौर में क्या मसला हुआ, क्या नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा एक आम बंदा भी जो टर्निंग पॉइंट बताता है वो ज़िया उल हक का बताता है कि जनरल ज़िया उल हक के दौर में ये हुआ, जनरल ज़िया उल हक के दौर में ये दहशतगर्दी हुई, जनरल ज़िया उल हक के दौर में बहुत ज़्यादा फसादात हुए और जनरल ज़िया उल हक ने ये चीज़ें आम कर दी, वो चीज़ें आम कर दी जिसकी वजह से आज तक हमें परेशानियां हो रही हैं।
इस पूरे 75 सालों में सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ज़ियाउल हक का बताते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने ये नोट किया कि 71 की वॉर के बाद समझो डाउनफॉल शुरू हो गया। यानी कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, अच्छा मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत बेहतर थी, यानी कि मतलब अच्छा सिस्टम चल रहा था मिलिट्री यया के दौर में। ये भी हमारे वालिदैन बताते हैं कि यया खान थे, फिर ज़ियाउल हक थे, फिर इस तरीके से सारा सिस्टम बता रहे होते हैं। तो उस वक्त हम बचपन में बस सुनते थे कि अच्छा ये भी होते थे, अच्छा इस तरह से ये था। यहया खान का दौर अच्छा था, उसके अंदर बड़ी महंगाई नहीं थी, 1 रुपये के अंदर 5 रुपये के अंदर ये हो जाता था। लोगों की टोटल जो वो होती थी तनख्वाहें होती थी, यूँ समझ लो कि 400-400 500-500 समझो टोटल तनख्वाहें होती थी। ऐसा दौर भी था। बड़ी मतलब है कि छोटे छोटे सिक्के होते थे, 2 रुपये के सिक्के, मतलब यूँ समझ लें कि 5 पैसे का भी सिक्का होता था, 10 पैसे का भी सिक्का होता था, उसके अंदर भी 1 पैसे का भी सिक्का होता था। यानी 100 रुपये भी 100 जगह टूटते थे, 1 रुपया भी 100 जगह टूटता था। मतलब कितनी हैरत की बात होगी कि 1 रुपया 100 जगह टूट सकता था। तो उससे भी चीज़ें आती थी। अब मैं समझता हूँ 5 रुपये में एक टॉफ़ी नहीं आती, ये हालात हो गए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का जो इशू, पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो मज़ीद बड़े हैं, मज़ीद यूँ समझो अभी नीचे से नीचे आया है। आज तक इन्होंने नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने 80s का बताया, फोकस वहीं पे किया। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बुरे हालात, मैं समझता हूँ जो 80s के बाद जो बुरे हालात थे उससे ज़्यादा, या तो मैं ये कहूँगा जब पाकिस्तान बना था उससे ज़्यादा बुरे हालात ये हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो यही रही है। इन्होंने दबे अल्फाज में क्लियर भी कर दिया कि किसकी वजह से ये हुआ है, किन लोगों की वजह से ये हुआ है, किस निज़ाम की वजह से ये हुआ है। तो बहुत हद तक इन्होंने ये बात क्लियर भी कर दी। अच्छा, जब पाकिस्तान बना था तो उसकी इब्तदाई मुश्किलात जो थी, उसके अंदर एक मुश्किलात मैंने जो पढ़ा था PSC की बुक में, तो ये था कि पेपर नहीं था, पेंसिल नहीं थी, और क्या कहते हैं दफातर नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लोग नहीं थे इतना, जिनको नॉलेज नहीं थी, स्किलफुल स्टाफ नहीं था, और गवर्नमेंट के जो इदारे थे वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त भी ये नहीं सुना मैंने कि चाय की पत्ती नहीं थी, चाय की पत्ती नहीं थी इसलिए लोग चाय नहीं पी रहे थे। यानी कि इतने बदतरीन हालात, इतनी बदतरीन सूरत हाल तो शायद तब भी नहीं थी, तब भी चाय मुहैया थी लोगों को। आजकल हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो नाम नहाद लीडर्स हैं, वो हमें ये कह रहे होते हैं ये चीज़ कमी करते हैं, इसमें कमी करते हैं, टैक्स का फूड जो है इस पर हम बैन लगा देते हैं, ये सबसे ज़्यादा आप लोग जो कर रहे हो, और चाय की पत्ती नहीं आ रही है, हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है कि हम उसको कर सकें, हम कैसे चला रहे हैं, आप लोग एक काम करो, एक प्याली कम कर दो, 2 प्याली कम कर दो। तो मतलब मैं तो कहूँगी अपना एक हसब्बा बनवा लिया है बिल्कुल पूरी दुनिया में। लोग देखते हैं बार बार, मैंने ये वाली कटिंग तो मैंने 6 से 7 बार इनकी डिफरेंट वीडियोज़ में देख ली है कि इसको तो बिल्कुल सरे फहरिस्त रखा हुआ है इन लोगों ने कि ये लाजमी लगा देते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन है। इससे आप आइडिया लगा लें कि चाय की एक प्याली इंपोर्ट करनी पड़ती है, एक प्याली कम करनी पड़ी है, तो शायद उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा 1970s की तरफ। वैसे तो मैं पहले तो ये कहूँगी, टाइटल में लिखा था इन 1980s पाकिस्तान वॉज रिचर दैन इंडिया, तो मैं अब तक यही समझ रही थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि 1980s में बहुत अच्छा था, पाकिस्तान बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा था, बहुत अच्छे से आगे था। तो पूरा डिकेड होता है ना, पूरे डिकेड की बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, तो 60s के बता रहे हैं ना ये तो टाइटल में 80s लिखा हुआ था, 60s बता रहे हैं ये कि 60s में बहुत अच्छा था, रिचर था, इंडिया से ज़्यादा अमीर था उस वक्त और अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा था, ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 70s से तो मामला ख़राबी हो गए, तो 80s में तो नहीं हो सकता ना बेटर। अच्छा, 70s में मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पीछे नहीं गया होगा, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था इंडिया ने ग्रो कर लिया होगा, और इंडिया ने ग्रो कर लिया होगा प्राइवेटाइजेशन के बाद से, लिबरलाइजेशन के बाद से, जो मनमोहन सिंह जी लाए थे 1990s में। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की करने लग गया और पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया। लेकिन 2 मुल्क हैं, एक मुल्क आगे है और एक मुल्क पीछे है, तो अगर ये मुल्क तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेगा तो ये ऑब्वियसली पीछे रह जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान भी बहुत पीछे आया है। यानी कि 71 की वॉर के बारे में जैसे उन्होंने बताया है, तो हम अक्सर सुनते थे लैंग्वेज के ऊपर हुआ था जो भी हुआ था, क्योंकि उर्दू इम्पोज की जा रही थी। दूसरा हम ये सुनते थे कि डेमोक्रेसी थी, जब लोग, जनता, आवाम मुजीबुर रहमान को बहुत पसंद कर रही थी और वो हाई वोट से जीत भी चुके थे, तो उनको हमारा नेता बनाना चाहिए था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनाना चाहते थे, इसकी वजह से फसाद बरपा हुआ। ये 2 चीज़ें मैंने बहुत मेन मुद्दे सुने हैं जिसकी वजह से जी कहते हैं सेपरेट हो गया हो। आज मुझे एक नई बात ये भी पता चली, थोड़ा सा फ़र्क वगैरह भी करते थे, ये तो डिफरेंट वीडियोज़ में हमने देखा है। आज मुझे एक नई बात ये पता चली
कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे उस पर टैरिफ नहीं लगता था, वो यहाँ से ले जा सकते थे। यहाँ जो वेस्ट पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स वो बेचने आते थे या बेचा करते थे उस पर हाई टैरिफ लगा करता था, यानी टैक्स लिया करते थे। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बाढ़, कोई बीमारी, कोई ख़तरनाक सूरत हाल हो जाए तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनके लिए कोई काम नहीं करते थे, कोई इक़दाम नहीं करते थे, कोई फौरी नोटिस जारी नहीं करते थे, कोई फौरी उनकी तिब्बी इमदाद के लिए कोई कोशिश नहीं होते थे। यानी वो मर रहे, 5 लाख लोग मर गए एक बीमारी से, एक डिज़ास्टर से अगर, या एक बाढ़ से अगर, तो आप क्या कहेंगे कि उस कंट्री को आपकी पड़ी है, उन लोगों को आपकी पड़ी है? आपके दिल में क्या जज्बात होंगे अपने लीडर्स को लेकर, अपने रहनुमाओं को लेकर? वो नाम नहाद लीडर्स ही सही, वो शायद लोगों को दिखाने के लिए ही कुछ कर देते। 5 लाख जाने ज़ाया करवा दी आपने। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा भी आ रहा है और हैरत भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि वो 5 लाख लोग अपनी जान से चले गए और यहाँ से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कोई एक लोगों को नहीं भेजा गया, कोई एक डॉक्टर्स की टीम नहीं भेजी गई, कोई उनके लिए कुछ किया नहीं गया, कोई इक़दाम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। वो चले गए तो चले गए। जबकि वही देश जो बांग्लादेश आज है, वही एक तरह से इंजन का लफ्ज़ यूज़ किया, इंजन था। अच्छा, 71 के बाद जब वो सेपरेट हुआ, पूरा ज़माना जानता है पटसन के हवाले से, जैसे आपने भी जिक्र किया, पटसन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा काम होता था। अच्छा, कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ की, बहुत एक तरीके से पूरी दुनिया में कॉटन जाता है उनका, इतनी फेमस है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बनारसी साड़ीज़, जिसका काम हम लोग भी करते हैं, बनारसी साड़ीज़ या बनारसी कपड़ों का या बनारसी शलवार कमीज़, इनका काम इतने लेवल का होता है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। अब तो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। अब वो तो सेपरेट हो गए तो वहाँ पे अभी भी हो रहा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जब इतनी मैन चीज़ें वहाँ थी, इतना कुछ वो लोग कर रहे थे, आपको कमा कर पाल रहे थे, खिला रहे थे, तो फिर आपको क्या पड़ी थी कि आप ऐसी बेवकूफ़ाना बच्चों वाली हरकतें करो कि उनके दिल में मेल आ जाए। और वो जब सेपरेट हुए तो आप, मैं तो इसको ऐसे कह लूँ रफली, कि आप मुंह के बल गिर गए। आप बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है किसी ने आपकी टांगे खींचनी हो और आपको मुंह के बल गिरा दिया। कल परसों एक दोस्त बता रहा था कि कोई उससे पॉलिटिशियन या इससे कोई रिलेट नहीं है वो, तो कह रहा था कि मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी थी कि बांग्लादेश ने हमें ऑफ़र की डोनेशन की सैलाब में, तो बोला मैं तो हिल गया, मैं तो परेशान हो गया कि बांग्लादेश हमें कैसे कर सकता है। तो फिर मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं कि बांग्लादेश अब क्या कंडीशन है उनकी और क्या पोजीशन है उनकी कि वो हमें डोनेशन दे रहे हैं सैलाब वालों के लिए। एक ऐसे बंदा जो ख़बरों से दूर है वो हैरान हो गया। वो बांग्लादेश को वही समझ रहे होंगे, वही समझ रहे, बहुत वीक, बहुत ज़्यादा लाचार, कमज़ोर, बेचारा मिस्कीन सा कंट्री है। लेकिन अब वो नहीं जानते कि टका की कितनी वैल्यू हो चुकी है। अब वो नहीं जानते कि इंडिया के साथ वो कितना कुछ काम कर रहे हैं। कितना, आपको पता है इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। बहुत मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ वीडियोज़ देखी हैं, जिसमें मुझे पता चला है कि इंडिया एक तरीके से खड़ा करने वाला है बांग्लादेश को। उसके पाँव पे अगर किसी ने मजबूत करा है तो वो इंडिया है, वो कंट्री। और कंट्रीज़ ने भी साथ दिया होगा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा आगे आ रहा होता है। बांग्लादेश और इंडिया की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। अच्छा, सेपरेशन में भी मैं अक्सर ये सोचती थी यार इंडिया का क्या रोल था, इंडिया अपने काम से काम रखते हैं, इंडिया बीच में क्यों आ गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी ईस्ट और वेस्ट का था मसला, अक्सर बच्चों के जहन में सवालात आ जाते हैं जब वो टॉपिक पढ़ते हैं कि यार इंडिया तो एक अलग कंट्री था, वो कैसे आ गया? अच्छा, तब मुझे नहीं पता था कि हम सब एक ही थे, फिर हम अलग हुए। मैं समझती थी हम शुरू से, हम पाकिस्तान हैं, वो शुरू से इंडिया है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तब मैं सोचती थी बीच में क्यों आ गया, ये थर्ड पार्टी बीच में क्यों आ गई? अब मुझे थोड़े दिनों पहले जो देखी थी हमने, तो आपको याद होगा कि बहुत भारी मात्रा में या भारी तादाद में लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि इनको रखेंगे, इनकी रिहाइश, इनका खाना, इनका पीना, इनको देखना, इससे बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा मामला सॉर्ट आउट करवा दें, हम हिस्सा लेकर कुछ एक तरीके से मामला ख़त्म करवा दें या कुछ फ़ैसला करवा दें, तो फिर वो बीच में इन्वॉल्व हुए, नहीं तो वो शायद नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज़ समझ में आई कि हमारी पॉलिटिशियन में, हमारे मुल्क में जिन्होंने पॉलिटिशन की है, जिन्होंने सियासत की है, वो एक सरमायाकार थे। उन्होंने यूँ समझ लें कि हुकूमत इसलिए की कि हमारी मिलें चलें, हमारे कारोबार चलें, हमें मज़ीद पैसा मिले, हमारा पैसा डबल हो। यानी यूँ समझ लें कि कारोबारी लोगों ने मुल्क चलाया अपने मफादात के लिए, जिसकी वजह से आवाम का आज बुरे से बुरा हाल है। और यकीन करें, अक्सर जिससे भी डिस्कस होती है तो यही होती है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई एक टर्निंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए टर्निंग पॉइंट के लिए ना बड़े मुल्क में खलबलियाँ मच रही होती हैं, कोई खलबलियाँ नहीं है। बस ये खलबली है, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व नहीं। लोग पता है
जवाब क्या दे रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हम चले जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। मतलब कोई इस मुद्दे पे नहीं आ रहा कि करना क्या है, करें कैसे, संभालें कैसे, इस पे कोई नहीं आ रहा। एक चिराग होता है ना, छोटा सा एक रोशनी होती है, हल्की सी दूर दिख रही हो, कल को वो रोशनी बड़ी होगी, कल को मुल्क बेहतर होगा। कोई ऐसा एक शख्स ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा कोई भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि होना क्या है। और महंगाई या मामलात या गड़बड़, अब कुछ अर्से पहले जो इशू उठा था बांग्लादेश श्रीलंका की तरह पाकिस्तान के हालात हो जाएंगे, वो ठंडा हो गया था, शायद कहीं से थोड़ी बहुत इमदाद आ गई थी। इस वक्त हफ्ता 10 दिन हो गए, बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और कई लोग कह रहे हैं कमेंट्स में कि डिफ़ॉल्ट कर गया है। मतलब बहुत हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा। अभी भी मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं इतने बुरे हालात हैं, अभी भी न्यूज़ आ रही है, अभी आपको मतलब उसको फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा है, कि उसके बावजूद भी ये नहीं कि ट्रेड जारी कर दें, बातचीत कर लें दूसरे कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ से जिनसे हालात ख़राब हैं। द्वार नहीं है, सारी चीज़ों को, ईगो को, दुश्मनियों को, झड़पों को, सबको साइड रख कर यार अपने आप को एक तरीके से ग्रो करने के लिए जो बन सके वो करें। चलो मान लें, उनकी बात भी मान लें, कुछ कर लें, कोई बीच का रास्ता निकाल लें, बैठकर बातचीत कर लें। अब तो थोड़ा सा इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, इससे क्या होगा, बढ़ेगा तो थोड़ा सा तो कब फ़ायदा होगा इसका, कई सालों बाद। हाँ, तो लेकिन इस पे आ ही नहीं रहा ना कोई। इन्हें पता है हम चंद नहीं, इन्होंने जाना ही है, इन्होंने दूसरे मुल्क में इनके फ्लैट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, इन्होंने जाना ही है। हर शख्स के बाहर मुल्कों में कई ऐसे पाकिस्तान के पुराने लोग जो हैं, बाकायदा एक बंदे ने 4 अरब डॉलर का जजीरा लिया हुआ है, किसी पाकिस्तानी बंदे ने, जिसने यहाँ से दोनों चारों हाथों से लूटा। ऑस्ट्रेलिया के पास 4 अरब डॉलर का जजीरा लिया हुआ है। अब आप अभी मैंने कल ही शायद न्यूज़ में देखा है, मुराद अली शाह है ना, हमारे ये सिंध के वो हैं वज़ीर आला, हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब अनाउंसमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तकरीबन 12 अरब की इन्वेस्टमेंट लग रही है भाई, और ये कह रहे हैं कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा। शहबाज शरीफ बैठे थे, बाकायदा पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो स्पीच दे रहे थे, सारे पॉलिटिशियन, सारे हमारे रहनुमा बैठे हुए थे जी। तो शहबाज शरीफ सबसे आगे रॉ में बैठे हुए, तो उनको कह रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करके मुस्कुरा के कि आप जितनी जल्दी हमें मतलब दे दें ये 12 अरब, तो हम उतनी जल्दी सिंध का नक्शा बदल कर रख देंगे। मैं उस वक्त ये सोच रही थी यार 12 अरब हैं, मतलब कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या कोई लॉलीपॉप देते हैं, मजाक करते हैं, क्या करते हैं? जो लोग एक तरफ कह रहे हैं कि चाय की प्याली अफोर्ड नहीं हो रही हमसे, वो दूसरी तरफ कह रहे हैं 12 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सिंध में। तो कैसे बन रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा और कहाँ लग रहा है, हमें भी पता चले कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कहीं नहीं लग रहा, कहीं नहीं लगता भी है, आ भी जाता है, खा पी लिया जाता है। एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, हमेशा आप हम लोगों के से पूछेंगे ना, हमारे लोगों से पूछेंगे तो हमेशा ये कहेंगे कि हम उनसे अलग हुए हैं ना, इंडिया से अलग हुए हैं, तो इंडिया हमारे साथ इसलिए थोड़ा सा फ़र्क करता है, वो हमसे कसर निकालता है, वो हमें हमेशा इस तरीके से डिग्रेड करता है, हमें इन्फीरियॉरिटी का हमेशा मुजाहरा करता है हमारे साथ। और क्या कहते हैं, हम तभी उनसे बात नहीं करते, हम तभी उनसे नहीं रखते। हमारे पॉलिटिशियंस भी अक्सर गाहे बगाए ये बातें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो हमारा एक माइंड सेट कर दिया गया है। मैं एक चीज़ और, अभी मुझे एक क्वेश्चन और आ रहा है बांग्लादेश के हवाले से। यार बांग्लादेश भी तो अलग हुआ है, कि आपने देखा कि उन्होंने ये शराइत रखी कि आप हमारे साथ इल्हाक करो, आप आकर हमसे ज्वाइंट होगे, हमसे कनेक्टेड होगे, हमारे खित्ते में शामिल होगे तो हम आपकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई वो तो उनसे भी कसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो उनका क्यों साथ दे रहे हैं? एक और पॉइंट, मुस्लिम कंट्री वो भी मुस्लिम कंट्री है। तो इस अगर मुस्लिम के भेदभाव वाला मामला था तो ये अलग होने का भेदभाव वाला मामला, या वो अलग मुस्लिम है, वो थोड़े दूसरे वाले मुस्लिम है, मुस्लिम तो मुस्लिम ही होता है। तो ये सोचने की बात है, और वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही कुछ पता चला, जो कि ये काफ़ी चीज़ें पाकिस्तानियों को नहीं भी पता। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।